राष्ट्रपति ने शिक्षित और पोषित समाज निर्माण पर दिया जोर। राष्ट्रपति भवन में अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में शिक्षा के महत्व को किया रेखांकित। विधानसभा में पंचम राज्य वित्त आयोग की द्वितीय प्रतिवेदन और एटीआर पेश। आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य में बढ़ी सरगर्मी। रांची में राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संवाद के तहत प्रतियोगिता का आयोजन। विजेता दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। विकास के विजन और नवाचार से बनेगा विकसित राष्ट्र। और राज्य में 21 मार्च तक कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। आंधी और वज्रपात की भी आशंका। तापमान में थोड़ी गिरावट की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोषित और शिक्षित समाज के निर्माण पर जोर दिया। राष्ट्रपति भवन स्थित कल्चरल सेंटर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने समग्र विकास में शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया। राष्ट्रपति ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यों की भी सराहना की। ये अत्यंत प्रशंसनीय है कि अक्षय पात्र संस्था विद्यालय में मिड डे मील्स पहुंचाकर बच्चों में पोषण की समस्या को दूर करने और उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 25 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही है। सरकार द्वारा पीएम पोषण शक्ति निर्माण विश्व का सबसे बड़ा मिड डे मील्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। ये अभियान भारत में बच्चों की आरंभिक शिक्षा में अवरोध डालने वाली पोषण की समस्या का समाधान करने तथा उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का दिशा में सराहनीय पहल है। मुझे आशा है कि सभी हितधारक शिक्षा के लिए असीमित भोजन के उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेंगे। लोकसभा से विपक्ष के 8 सांसदों का निलंबन खत्म हो गया है। इस सिलसिले में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव लाया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान की। सदन में कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से 8 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द करने का अनुरोध किया और विपक्षी सदस्यों के आचरण पर खेद भी जताया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने निलंबन खत्म करने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दी। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान 3 फरवरी को आसन की ओर कागज फेंकने के बाद सदन की अवमानना के मामले में विपक्ष के 8 सांसदों को बजट सत्र की विशेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंह, राजा वंडिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईटन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, सी किरण कुमार रेड्डी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एस वेंकटेशन शामिल हैं। गुरजीत सिंह औजला, श्री ईवी ईडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री अमिंदर सिंह राजा वारिंग, श्री बी मणिकम टैगोर, डॉक्टर प्रशांत यादव राव पडोले, श्री चमला किरण कुमार रेड्डी और श्री एस वेंकटेशन। प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यों का निलंबन प्रस्ताव तुरंत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्नदाताओं की आय बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने आज संसद में कहा कि तंबाकू से इतर कृषकों को वैकल्पिक कृषि के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों ने कई पूरक प्रश्नों के जवाब दिए। इस दौरान सरकार ने अपनी नीतियों, विकास कार्यों और देश के सामने मौजूद मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि तंबाकू के सेवन से बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु हो रही है, इसलिए सरकार तंबाकू की खेती करने वाली किसान को वैकल्पिक फसल उगाने के लिए हर तरह से मदद करने का प्रयास कर रही है। मंत्री जी ने बताया 13 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन के कारण, विभिन्न तरीकों के सेवन के कारण होती है, तो उसमें वैकल्पिक फसलों का हम लोग प्रबंध कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि हमने केवल ये नहीं कहा कि तंबाकू छोड़ दो, क्योंकि किसान को भी कैश क्रॉप की जगह आय तो चाहिए। हमने उसके स्थान पर कौन कौन सी फसलें पैदा की जा सकती है, किस किस इलाके में, वो भी चिन्हित करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे FCB तंबाकू की जगह हाइब्रिड मक्का, मिर्च, शकरकंद, कपास, मक्का, आलू, चिया, मक्का, फील्ड बीन, लोबिया, रागी, रेड ग्राम, मूंगफली, वैसे बीड़ी तंबाकू की जगह गन्ना, सोयाबीन, ज्वार, मूंगफली, ज्वार, और उसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय अलग अलग प्रकार की कौन सी फसलें हो सकती है, वो भी हमने विकल्प सुझाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और FDI भी बढ़ी है। और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जो वैश्विक निवेशकों का भरोसा दर्शाता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगातार हम एक के बाद एक हर वर्ष रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में भारत के जो फंडामेंटल्स हैं, भारत की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो बहुत बड़ी मजबूत है। पूरे विश्व में एक प्रकार से भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का आज उत्साह है। आखिर आप सोचिए 3-3.5 वर्षों में हमने सब विकसित देशों के साथ 38 विकसित देशों में द्वार खुले हैं अब भारत के निर्यातकों के लिए। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। संसद भवन परिसर में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने विकास की अनदेखी की, जिस कारण देश विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया। हमने ये तय किया है आज से कि डेट वाइज, जैसे आज 17 मार्च है, 17 मार्च को कांग्रेस ने इस देश के साथ क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उससे देश की नीतियां कैसे प्रभावित हुई, कैसे हम लोग विकसित भारत नहीं बन पाए, वो सब मैं 365 दिन ट्वीट करूंगा। जैसे आज मैंने दलाई लामा जी के बारे में कहा है कि आज ही के दिन दलाई लामा आए थे और जिसके कारण 1962 में चाइना ने हमारे यहाँ वॉर किया और आज भी 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर जो जमीन है वो चाइना के कब्जे में है। हमारा तिब्बत जो है के कारण पड़ोसी बन गया चाइना ने, तो चाइना हमारा पड़ोसी नहीं था। विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन आज प्रश्नकाल के दौरान विकास और लोकहित की गूंज रही। सदस्यों ने सवाल पूछे, जिनका मंत्रियों ने जवाब दिया। सदन ने लोक लेखा समिति प्राक्कलन और सरकारी उपक्रम संबंधी समितियों के गठन के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत किया है। संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के पटल पर पंचम राज्य वित्त आयोग की द्वितीय प्रतिवेदन और ATR पेश किया। भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने आज विधानसभा परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के दावों और धरातल की स्थिति में भारी अंतर है। जैसे तैसे बिल पेमेंट करता है, उसके बाद भी 100 को बंधक बना लिया जा रहा है कुछ पैसों के लिए, 10,000 20,000 के लिए। तो आखिर स्वास्थ्य मंत्री जी कितना संज्ञान लिए, ना उस हॉस्पिटल पे लिए और ना उस परिजन को न्याय मिला, उस परिवार को ना पैसा मिला। और मुझे पता चला कि किस तरह से परिवार को मतलब पैसा, एक तो अपना परिवार को सदस्य को है, उसके बाद जैसे तैसे पैसा दिए। तो माननीय मंत्री जी उस परिवार को या तो पैसा रिटर्न करे या तो झारखंड के जनता को बोल दे कि हम झूठ बोले थे, झूठा आश्वासन दिए थे।
पड़ोसी राज्यों बिहार और ओडिशा समेत अन्य राज्यों में राज्यसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। आने वाले दिनों में झारखंड में भी राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं, जिसे लेकर सरगर्मी तेज है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने कल संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत पर प्रसन्नता जताई है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि समाज का सभी वर्ग प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के मंत्र से प्रभावित हुआ है। इधर मंत्री और झामुमो नेता सुदिव्य कुमार ने कहा कि झारखंड की दोनों राज्यसभा सीटों पर गठबंधन प्रत्याशी को जीत दिलाने की कोशिश होगी। काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं, अब उसके साथ आप धीरे धीरे सारे लोग आप खड़े हो रहे हैं और इसी का ही परिणाम इस बार की राज्यसभा चुनाव में आप सबने देखा, सर्वत्र देखा। राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं का आकलन समय पूर्व करना, अक्सर संभावनाओं का आकलन गलत हो जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि गठबंधन इंडिया अलायंस यह चाहेगा कि राज्यसभा की दोनों ही सीटों पर हमारे उम्मीदवार जीत कर जाए। उम्मीदवार कौन होंगे यह तय करना हमारे और गठबंधन के नेताओं का काम है। बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दिल्ली पहुंचे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार से राज्यसभा के नवनिर्वाचित उम्मीदवार नितिन नवीन राजधानी दिल्ली पहुंचे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनका भव्य स्वागत किया। रांची स्थित लोक भवन में जीओसी झारखंड बिहार के मेजर जनरल विकास भारद्वाज ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। लोक भवन ने इस संबंध में तस्वीर साझा की है। अब्दुल कादिर लोहरदगा नगर परिषद के निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए हैं। सभी वार्ड पार्षदों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष ने विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई है। समर्थकों में खुशी का माहौल है। देश में घरेलू एलपीजी का उत्पादन 36% बढ़ा है। पीएनजी कनेक्शन लेने वालों को भी केंद्र सरकार ने रियायत देने की घोषणा की है। झारखंड समेत देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। एलपीजी टैंकर लेकर आज एक और जहाज नंदा देवी गुजरात के तट पर पहुंच गया है, जिससे आपूर्ति में और सुधार आने की संभावना है। हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने के बाद में अब नंदा देवी जहाज जो है वो भारत इस समय पहुंच चुका है। गुजरात के वाडीनार बंदरगाह पर एलपीजी की दूसरी खेप ये पहुंची है, जिसमें करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लाई गई है। और इस पोर्ट पर पहुंचने के बाद में जो गैस उतारने की पूरी प्रक्रिया है वो भी इस समय शुरू की जा चुकी है। और इससे पहले अगर हम देखें तो बीते कल मुंद्रा बंदरगाह पर शिवालिक पहुंचा था, शिवालिक जहाज, और दोनों टैंकरों से देश का जो गैस स्टॉक है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। हालांकि प्रशासन ने भी इस बात को लगातार साफ कर रहा है कि फिलहाल गैस सप्लाई को लेकर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस दौरान ये जो दोनों जहाज भारत पहुंचे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने के बाद में, इसके बाद कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रणनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट जिसे ईरान ने बंद कर दिया है और साथ ही ये चेतावनी दी है कि अगर कोई भी जहाज वहां से बिना अनुमति के, बिना परमिशन के गुजरता है तो उस पर हमला किया जाएगा। और ऐसे में भारत की रणनीति ये रही कि भारत ने सीधा संवाद किया ईरान के साथ और सीधे संवाद के साथ ही ये अनुमति मिली और उसके बाद में ये दोनों जहाज इस हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने के बाद अब भारत पहुंचे हैं। हॉर्मुज पार करके नंदा देवी जो है वो भारत पहुंचा है। गुजरात के वाडीनार पोर्ट पर नंदा देवी पहुंच चुका है और इस टैंकर की अगर हम बात करें तो करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लाई गई है।
वाडीनार पोर्ट पर गैस उतारने की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी इस समय शुरू हो गई है और इसके जरिए कहीं ना कहीं घरेलू गैस की जो सप्लाई है उसको काफी राहत मिलती हुई नजर आएगी और गुजरात सहित पश्चिम भारत में गैस सप्लाई से लोगों को राहत मिलेगी। तो शिवालिक और उसके बाद अब नंदा देवी, ये दोनों जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने के बाद सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं और इस पर जितने भी नाविक सवार थे वो भी सुरक्षित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि केंद्र सरकार मौजूदा समय में एलपीजी आपूर्ति को बेहतर बनाने की कवायद में जुटी है। श्री तोगड़िया ने गिरिडीह में कहा कि वैश्विक स्तर पर संघर्ष की स्थिति की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं उसे सभी को समझने की आवश्यकता है। उनका बगोदर और डुमरी में भव्य स्वागत भी हुआ। इस दौरान परिषद के अध्यक्ष बीरेंद्र पांडे और डॉक्टर लखी गुप्ता भी मौजूद रहे। राज्य में राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद के तहत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता के विजेता दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान प्रतिभागी विकास के विजन और नवाचार से विकसित राष्ट्र बनाने की अवधारणा का प्रस्तुतिकरण करेंगे। रांची में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान रांची नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर रोशनी खलको ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि युवाओं के समग्र विकास की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर प्रयासरत हैं। वो लगातार इस पर पहल करते हुए बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे कार्य ऐसे कर रही है जो हमारे युवा को आगे कैसे बढ़ा सके। जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपनी युवा शक्ति को निरंतर एक अलग प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक मजबूत भारत की ओर हम लोग कैसे बढ़े, क्योंकि हमें अनुभव तो चाहिए ही, लेकिन अनुभव से ज्यादा हमें ये शक्ति चाहिए, ये एनर्जी चाहिए जो आप लोगों में है। सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नित नए प्रयोग कर रही है। इसी दिशा में पहल करते हुए जामताड़ा के खिजूरिया मध्य विद्यालय भवन को रेलगाड़ी का रूप दिया गया है। साथ ही शिक्षा को रोचक बनाने के लिए प्रकृति एवं तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय खिजूरिया को आदर्श विद्यालय बनाने के लिए अनोखे प्रयोग किए गए हैं। विद्यालय भवन को रेलगाड़ी का आकार देकर रंग रोगन किया गया है, जिसे शिक्षा एक्सप्रेस नाम दिया गया है। यह आकर्षक भवन बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करता है। हम लोग यहाँ पर खुद से खेती करते हैं और जो भी सब्जी बनाते हैं यहाँ पर जो लगाते हैं यहाँ पर वही का खाना बनता है। हम लोग बाजार से नहीं लाते हैं, यहाँ जो ज़रूरत पड़ता है यहीं से ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ कोई खाद नहीं देता है, हम लोग सिर्फ गोबर का ही उपयोग करते हैं। विद्यालय में इको क्लब के माध्यम से बच्चों को पेड़ पौधे लगाने और ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इन सब्जियों का उपयोग मध्याह्न भोजन में किया जाता है। परिसर में पपीता, सहजन, कटहल, आम, जामुन समेत कई फलदार वृक्ष भी लगाए गए हैं, जिनके फल बच्चों के उपयोग में आते हैं। यहाँ पर स्मार्ट क्लास भी है, कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर है। हम लोग गेम खेलते हैं, पेंटिंग चलाते हैं, नोटपैड चलाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं। और क्लास भी है, नीचे पढ़ाता है सर लोग, अच्छा पढ़ाते हैं सर लोग। और तो सर सब कुछ सुन के हम लोग पढ़ते हैं। नीचे पढ़ेंगे किताब से तो थोड़ा कम याद होता है, तो सुन के पढ़ते थोड़ा ज़्यादा याद होता है। विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर और विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधा भी उपलब्ध है। शिक्षकों ने बताया कि यहाँ बच्चों को थ्योरी के साथ साथ प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाती है। कंप्यूटर शिक्षा और डिजिटल क्लासरूम के कारण बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ी है। स्मार्ट क्लास में जैसे बच्चों का नीचे थ्योरी क्लास होता है तो ऊपर में प्रैक्टिकल क्लास होता है। बच्चे करके सीखते हैं, खुद पेंटिंग करते हैं, प्रिंट करते हैं। जय गुरु जी के द्वारा सरकार जो योजना चलाई है जय गुरु जी, उसके द्वारा बच्चों को स्मार्ट क्लास द्वारा सिखाया जाता है। इसमें बच्चों को बहुत आसानी से याद होता है। विद्यालय के प्रधान अध्यापक कयूम अंसारी ने बताया कि स्कूल में ICT क्लासरूम, इको क्लब
और साइबर क्लब जैसे कई पहल किए गए हैं ताकि बच्चों को आधुनिक और समग्र शिक्षा मिल सके। और ऑर्गेनिक सब्जी जैसे टमाटर ये सब हम लोग बनाते हैं। जैसे इको क्लब का गठन किया गया है, इसमें साइबर क्लब का भी ये गठन है और ये सब हम लोग का गुणवत्ता शिक्षा पूर्ण दे रहे हैं। और हम लोग का यहाँ जैसे कि सुविधा है पेयजल का, ये पानी का, ये एमडीएम जो हम लोग का बनता है खुद ही से हम लोग उगाते हैं सब्जी को और उसको फिर हम लोग एमडीएम के रूप में हम लोग बच्चे को हम लोग ऑर्गेनिक सब्जी बनाते हैं और लोग खाते हैं अच्छे से। खिजूरिया मध्य विद्यालय में किए गए नवाचारों के कारण यह स्कूल चर्चा में बना हुआ है। शिक्षा, पर्यावरण और तकनीक के बेहतर समन्वय के कारण यह विद्यालय एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर रहा है। जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य में 21 मार्च तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 3 दिनों के बाद तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में बारिश भी हुई, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिली। इस अवधि के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। गोड्डा के देवटाण में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की खबर है। डायन बिसाही के अंधविश्वास को इस हत्याकांड की वजह बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। दूसरा जीतराम मुर्मू है और एक मनु मक्खू बास्की है। ये तीनों मृतक हैं। को पकड़ा भी गया है। इसके संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दिया जाएगा। अभी सघनता से हम लोग इस घटना के बारे में, पूरी घटना के बारे में छानबीन कर रहे हैं। इस पूरे घटना के क्रम में जब अनुसंधान करेंगे हम लोग, तो फिलहाल अनुसंधान प्रारंभ भी है। पूरे घटना में सबसे पूछताछ करने के बाद जो बात प्रकाश में आएगी आप सबके साथ साझा किया जाएगा। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 17 मार्च वर्ष 1962 में कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ। चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 6 अंतरिक्ष यात्री चालक दल के रूप में शुरू हुआ। इस दल ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 को उड़ाया था। अपने पहले मिशन पर चावला ने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील से अधिक की यात्रा की। 16 दिन के इस मिशन से कल्पना 5 दिसंबर 1997 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आई। 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने कोलंबिया की उड़ान STS-107 मिशन का आरंभ किया। सभी तरह के अनुसंधान और विचार विमर्श के बाद वापसी के समय कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी के साथ ही अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बनी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। बोकारो जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार की रोकथाम को लेकर उपायुक्त अजनाथ झा के निर्देश पर अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति एनकॉट की बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ जिले में ड्रग्स के अवैध कारोबार की स्थिति की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कोडरमा समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 जल जीवन मिशन तथा जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में ग्राम पंचायत स्तर पर शौचालय निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा ODF प्लस की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा हुई। उपायुक्त ने अधिकारियों को ग्राम स्तर पर जमीनी कार्यों में तेजी लाने तथा सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना को लेकर
खूंटी जिले में जिला अधिकारियों तथा तकनीकी सहायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संबंधित अधिकारियों को उपायुक्त ने प्रशिक्षण को गंभीरता से ग्रहण करने तथा गणना कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ संपादित करने का निर्देश दिया। पलामू जिले में घरेलू एलपीजी की उपलब्धता को लेकर उपायुक्त समीरा एस ने गैस एजेंसियों और बीएसओ के साथ बैठक की। कालाबाजारी और सिलेंडर टैंपरिंग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जिले में रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए उपभोक्ता घबरा कर अनावश्यक बुकिंग न करें। इस संबंध में उपायुक्त ने अपील की। कोडरमा समाहरणालय सभा कक्ष में कृषि, पशुपालन, मत्स्य, गव्य विकास और भूमि संरक्षण विभाग की योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को सभी योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों तक 100% पहुंचाने का निर्देश दिया गया। धनबाद जिले के सभी प्रखंडों की सहियाओं के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सदर अस्पताल स्थित एमटीसी ट्रेनिंग सेंटर का भ्रमण कर सहियाओं को प्रशिक्षण गंभीरता से लेने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। स्वस्थ समाज के निर्माण, महिला सशक्तिकरण और मातृ और शिशु की देखभाल में सहियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया गया। सिमडेगा के अनुमंडल पदाधिकारी ने जिले में गैस आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गैस गोदामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोदाम में उपलब्ध गैस सिलेंडर की स्थिति, भंडारण व्यवस्था और आपूर्ति प्रणाली की समीक्षा की गई। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और एजेंसी संचालकों से गैस की उपलब्धता और वितरण की जानकारी भी प्राप्त की। गुमला में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान हल्दी, धनिया और सूजी के नमूने की जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला को भेजे गए। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने शिक्षित और पोषित समाज निर्माण पर दिया जोर। राष्ट्रपति भवन में अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में शिक्षा के महत्व को किया रेखांकित। विधानसभा में पंचम राज्य वित्त आयोग की द्वितीय प्रतिवेदन और एटीआर पेश। आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य में बढ़ी सरगर्मी। रांची में राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद के तहत प्रतियोगिता का आयोजन। विजेता दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। विकास के विजन और नवाचार से बनेगा विकसित राष्ट्र। और राज्य में 21 मार्च तक कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। आंधी और वज्रपात की भी आशंका। तापमान में थोड़ी गिरावट की संभावना।